जय हिंद मेरे प्यार प्यारे साथियों, क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त हो गए। अच्छी तरीके से बोर्ड की एग्जाम आप लोगों की चल रही होगी बाबू। आज के इस वीडियो में 21 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है, नहीं जो कल आपका एग्जाम होने वाला है, कल 21 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है उसका लास्ट रिवीजन लेके आए। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्वेश्चन सीधे लड़ेगा। यदि आप कल एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है बाबू, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों छात्रों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे और फिर शाम वाली वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निपटा देते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बताइएगा किस दर्पण की फोकस दूरी होती है बाबू, ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की यहाँ पर फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, तो वो बाबू होगी अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है बाबू, वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, तो धनात्मक होती है। सभी को याद रखेंगे। और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। क्या होती है, अनंत तक होती है। तो यदि किस दर्पण की जगह पर धनात्मक भी पूछ सकता है तो वहां पर उत्तल मार दीजिएगा। यदि पूछेगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है तो अनंत मार दीजिएगा। तो सारे क्वेश्चन को एक एक बाय डिटेल पढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन बाबू, दूसरा नंबर नेक्स्ट स्लाइड में होगा। तो मानव के जो आंख पर जो रेटिना पर, मानव के आंख के रेटिना पर बनाई गई छवि, छवि कहने का मतलब हो गया प्रतिबिंब। क्या होगा बाबू, प्रतिबिंब। जो मानव के आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है बाबू, वो कैसा बनता है, तो याद रखिएगा जो मानव के प्रतिबिंब रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है बाबू, वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। चलिए ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन था, पहले हम तीसरा पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं। तो दर्पण की फोकस दूरी एफ है, वक्र त्रिज्या आर, आर में संबंध क्या है, तो एक फॉर्मूला पढ़े होगे बाबू, एफ बराबर आर बटा टू। एफ बराबर आर बटा टू ऑप्शन बी में दिख रहा है, एफ बराबर आर बटा टू। आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है बाबू, होता है वोल्ट। विभवांतर पूछे या विभव पूछे बाबू, दोनों का जो एसआई मात्रक होता है बाबू, वो क्या होता है, वोल्ट ही होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेंस है जो अपसारी लेंस कहा जाता है। कौन सा ऐसा लेंस है बाबू जिसको अपसारी लेंस कहा जाता है, तो अपसारी लेंस कहा जाता है बाबू अवतल लेंस को। अवतल लेंस को यहाँ पर कौन सा लेंस कहा जाता है, तो अपसारी लेंस कहा जाता है। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को बाबू कौन सा लेंस कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक कौन सा होता है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है बाबू, वो क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो कौन सा होता है, एम्पियर होता है। और ये जो वाट है बाबू, शक्ति का एसआई मात्रक होता है। एक ही में देख लीजिएगा शक्ति का। और ओम का जो होता है बाबू, ओम किसका एसआई मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब वोल्ट तो पीछे बताए, विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, वो हमारा वोल्ट होता है। सातवां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जब किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण होते हैं। जब भी किसी चालक तार से बाबू विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, धारा उसमें देंगे, तो यहाँ पर उसका जो गतिशील कण वो बाबू इलेक्ट्रॉन ही गति करता है। इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, गति करता है। इलेक्ट्रॉन ही केवल गतिमान में रहता है, बाकी जो रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब स्थिर अवस्था में रहते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, जो शरीर में बाबू हमारा भोजन पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया है बाबू उपचयन, जिसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण। उपचयन की जगह पर ऑक्सीकरण भी ऑप्शन में दे देगा तो आप उसको टिक कर दीजिएगा कि शरीर में भोजन का जो पाचन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू, वो है हमारा उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया।
9वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कोई जो विलयन है लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा। कोई विलयन है जो लाल लिटमस को यहाँ पर नीला कर रहा है तो वो बाबू कहलाता है क्षार। लाल लिटमस को नीला करने वाले पदार्थ को कहते हैं बाबू क्षार कहते हैं। क्षार का जो पीएच वैल्यू होता है, जो हमारा पीएच वैल्यू होता है वो 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, क्षार हो जाएगा। और अम्ल होता है जो 7 से कम रहता है। तो क्षार का जो पीएच वैल्यू है बाबू वो 7 से अधिक किसका, 11 और 10 दोनों है, इसलिए ए बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं। एल्काइन देखिए एक ही बार में याद कर लीजिएगा। एल्केन पूछेगा बाबू, एल्केन पूछेगा तब एक सहसंयोजक बंधक हो जाएगा। जब एल्कीन पूछेगा, क्या पूछेगा बाबू, एल्कीन, एल्कीन पूछेगा तो अब हमारा हो जाएगा दो संयोजक बंधन। और एल्काइन पूछेगा बाबू, एल्काइन, एल्काइन पूछेगा तब हो जाएगा 3 संयोजक बंधन। यहाँ पर चूंकि एल्काइन पूछा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, यानी कि 3 वाला ऑप्शन जो भी रहेगा उसको टिक कर दीजिएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए। सी एच ओ अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। सी एच ओ अभिक्रियाशील मूलक को बाबू एल्डिहाइड कहते हैं। सी एच ओ किसका अभिक्रियाशील मूलक है बाबू, एल्डिहाइड। और एल्कोहल का क्रियाशील मूलक ओ एच होता है। और कीटोन का क्या होता है बाबू, सीओ होता है। क्या होता है, सीओ होता है, याद रखिएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए। सिलिकन क्या है बाबू, सिलिकन क्या है, सिलिकन एक उप धातु है बाबू। क्या है, सिलिकन एक उप धातु है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। कौन सा ऐसा पदार्थ है बाबू जिसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता बाबू, तो वो होता है सीएनजी। क्योंकि सीएनजी का प्रयोग खाना बनाने वाले पदार्थों में यानी ईंधन के रूप में नहीं करते। ये हमारे जो गाड़ी वगैरह चलते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन का जो हमारा पीएच मान होता है बाबू वो 7 होता है। 7 होता है, क्या होता है, 7 होता है। उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है बाबू वो क्या होता है, तो यहाँ पर 7 होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। जो पौधे में जाइलम है बाबू वो क्या करता है, वो करता है बाबू जाइलम यानी कि जल का वहन करता है। जल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया को यहाँ पर परिवहन कहते हैं। जैसे कोई चीज है जो एक स्थान से दूसरा स्थान जा रहा है तो उसको परिवहन कहेंगे। और पौधे में जो जाइलम उत्तक है बाबू वो काम क्या करता है, वो पानी को इधर से उधर पहुंचाने का कार्य करता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। फलों में के पकने को निम्नलिखित में किससे नियंत्रित किया जाता है। जो हमारा फलों का जो पकना है बाबू किससे नियंत्रित किया जाता है, तो किया जाता है इथिलीन से। क्या किससे कहा जाता है बाबू, इथिलीन से किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। मानव में जो हमारा गर्भ की अवधि होती है बाबू वो हमारा हो जाता है कितने, 9 महीने। 9 महीने यानी कि 30 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 270 दिन हो जाएगा। 270 दिन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जनन संचालित रोग है। जनन संचालित रोग यानी कि जनन करने से निम्नलिखित में कौन सा रोग हो जाता है बाबू, तो सिफिलिस, एड्स और गोर्निया, यह तीनों का तीनों क्या जनन संचित रोग है। इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके विधि होता है। हाइड्रा में बाबू, हाइड्रा में होता है मुकुलन द्वारा, नहीं बाबू विखंडन द्वारा। क्या होता है हाइड्रा में, जो हमारा हाइड्रा में जो हमारा लैंगिक जनन होता है वो क्या होता है, वो विखंडन द्वारा होता है। मुकुलन होता है बाबू ईस्ट में। ईस्ट का जो हमारा लैंगिक जनन होता है वो मुकुलन द्वारा किया जाता है। देखिए आ ही गया क्वेश्चन बाबू। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है, तो वो होता है बाबू ईस्ट में। किसमें होता है, ईस्ट में। ये हमारा मॉडल नंबर 1 में 2 क्वेश्चन था बाबू। यहाँ से हमारा मॉडल मॉडल नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। 20 क्वेश्चन लाए थे मॉडल नंबर 1 में, अब मॉडल नंबर 2। चलिए मॉडल नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही करके हम 4 मॉडल पेपर टोटल पढ़ेंगे बाबू, 20-20 क्वेश्चन करके स्लॉट स्लॉट करके, ताकि याद करने में आपको आसानी हो। चलिए
क्योंकि ये लास्ट रिवीजन है बाबू, इसके बाद आपको इस क्लास को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका साइंस का एग्जाम लास्ट है 10th का। अब अगले साल जो विद्यार्थी आएंगे उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। जो हमारे रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं बाबू उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं बाबू उसको हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? जो भाग लेते हैं उसको कहते हैं अभिकारक। लेकिन भाग भाग लेने के बाद जो हमारा अभिक्रिया के फल स्वरूप बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ए बी यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों मार देते हैं, जो कि बाबू गलत है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तो भाग लेता ही नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पन्न होता है उसको उत्पाद कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे बाबू अभिकारक। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है बाबू? सिल्वर क्लोराइड का रंग जो हमारा होता है वो श्वेत होता है, यानी कि उजला होता है। क्या होता है? उजला होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो जल का सूत्र क्या था बाबू? H2O। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन क्या बाबू? 1 है। 1 ऑक्सीजन तो 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 2:1। बहुत सारे बच्चे का अनुपात 2 मार देते, जो कि बाबू गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का पहले पूछा था, हाइड्रोजन का पहले लिखेंगे उसके बाद ऑक्सीजन का लिखेंगे। यही पूछता ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन पहले पूछता तो यहाँ पर 1:2 होता। लेकिन यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा? 2:1। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है बाबू कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो बाबू हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण जो हमारा पत्ता होता है बाबू वो हरा भरा होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण से होता है बाबू, प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होने के लिए बाबू होना चाहिए सूर्य की प्रकाश। क्या होने चाहिए? सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश चाहिए बाबू, और सूर्य के प्रकाश हमें दिन में मिलता है। किसमें मिलता है? दिन में। हाँ, कुछ पौधे रात में भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिन में ही टिक कीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पौधे में श्वसन होता है बाबू। पौधे में श्वसन, बहुत सारे पौधे का श्वसन अलग अलग होता है। किसी को जड़ से होता है, किसी को पत्तियों में होता है, किसी के तना में होता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है इनमें से सभी सभी पौधे जैसे सभी जीव जंतुओं का जो श्वसन अंग है बाबू अलग अलग होता है। जैसे कि मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा होता है, उसी प्रकार से मछली का जो श्वसन अंग होता है वो गिल्स होता है। तो कॉकरोच का त्वचा होता है। यानी कि सारा का सिस्टम अलग अलग है। उसी प्रकार से पौधे में भी बहुत सारे पौधे, कोई जड़ से, कोई पत्ती से, कोई तना से। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश की जो हमारा किरण है वो गमन करती है। हमारे प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। जो प्रकाश की जो हमारी किरण है बाबू हमेशा किस रेखा में गमन करेगी? तो सीधी रेखा में गमन करेगी। इसकी चाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, तो चाल याद रखिएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में यहाँ पर ऐसे तो सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप में लेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसमें एक दर्पण भी रहता है। वो दर्पण बाबू अवतल दर्पण होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी है, उसमें हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन से है? अग्रदीप माने हेडलाइट। हेडलाइट में कौन सा यहाँ पर दर्पण रहता है बाबू? तो आप ध्यान से देखे होंगे उसमें जो अग्रदीप में होता है बाबू उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं इसको क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण। यानी कि जितने भी यहाँ पर प्रकाश की किरणें हैं सभी को एक बिंदु पर लाके अपसरित कर देता है। आप देखेंगे गाड़ी का हेडलाइट, वो मान लीजिए कि ये हेडलाइट है तो सभी के प्रकाश की किरणों को रोड पर ही एकत्रित कर देता है। रोड पर ही लाके क्या करता है? एकत्रित कर देता है। तो इसलिए जो हमारा हेडलाइट में अग्रदीप में हमारा जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। वही पूछ लेगा बाबू साइड मिरर के रूप में।
साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, लेकिन अग्र दीप यानी कि जो हमारा हेडलाइट में प्रयोग करते हैं वो हम करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आरबीसी की जीवन अवधि होती है बाबू। आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन होती है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल की जीवन अवधि क्या होती है? लाल रक्त कण इसको बोलते हैं। तो इसका जीवन अवधि 120 दिन होती है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? आपको हम बता दें, हीमोग्लोबिन के कारण है जो खून हमारा होता है बाबू वो लाल होता है। वो हमारा क्या होता है? लाल होता है। आप देखेंगे कि पक्षियों का तो खून लाल होता है, मनुष्य का भी खून लाल होता है, लेकिन बाबू मक्खी को आप यदि मारे होंगे या देखे होंगे मरे होगा तो उसका जो खून है बाबू वो काला टाइप का निकलता है, यानी कि लाल नहीं निकलता है। तो इसलिए मधुमक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। चलिए बाबू, 12वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिएगा, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से बाबू यहाँ पर इनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? इनीमिया। फटाफट बताइएगा क्योंकि अभी और क्वेश्चन पढ़ने हैं। टोटल 80 प्लस ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको कराएंगे, जिसमें आपको बनाना सिर्फ 40 ही है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए बाबू किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। कौन सा का प्रयोग करते हैं? तो प्रिज्म का। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है बाबू लाल का। लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका रेड क्रॉस वगैरह खतरे की निशानी में इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो चंद्रमा पर यदि कोई व्यक्ति खड़ी है तो उसको अंतरिक्ष है बाबू वो काला दिखाई देगा। क्या सा दिखाई देगा? काला। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता बाबू, प्रकाश का परिकिरणन के कारण ही है जो हमारा आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन वहां पर प्रकाश का परिकिरण नहीं होता है, तो इसलिए वो हमारा काला दिखाई देगा। लेकिन जब प्रकाश की परिकिरण हो जाता है, इसलिए हमारा जो हमारा आसमान है वो नीला दिखाई देता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शल्य चिकित्सक में हड्डी, शल्य चिकित्सक मतलब हड्डी का जो डॉक्टर होता है, हड्डी को जोड़ने के लिए एक प्रयुक्त होने वाला रासायनिक का नाम क्या है? जब देखे होंगे उसमें एक प्लास्टर किया जाता है, जब हड्डी टूट जाता है बाबू तो उसमें एक प्लास्टर किया जाता है, उस प्लास्टर को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका सूत्र याद कर लीजिएगा बाबू, CaSO4 हाफ H2O क्या हो जाता है बाबू? हाफ H2O। और यहाँ पर आपसे जिप्सम का सूत्र भी पूछ लेता था, CaSO4 2H2O क्या हो जाएगा? 2H2O। इसको भी याद कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारा जो रासायनिक नाम होता है बाबू, पहले हम सूत्र लिख लेते, CaSO4 हाफ H2O होता। क्या होता बाबू? हाफ H2O। तो Ca मतलब कैल्शियम, कैल्शियम सब में है। SO4 माने सल्फेट, तो सल्फेट किस में बाबू? ये दोनों तो पहले ही कट गया। सल्फेट इसमें है, इसमें है, और इसको बोलते हैं 1/2 यानी कि आधा, यानी कि अर्ध, तो अर्ध हाइड्रेट कहेंगे। ऑप्शन डी। ऑप्शन को भी छाटना सीख लीजिएगा, तो यदि आपको याद भी नहीं रहेगा फिर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू? जल्दी जल्दी से बताएगा। दही में टार्ट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू? तो दही में हमारा जो अम्ल पाया जाता है उसको लैक्टिक अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं? तो उसको लैक्टिक अम्ल कहते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है बाबू कूलम होता है, जिसको सी से यहाँ पर डिनोट किया जाता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। 20वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, विद्युत बल के फिलामेंट का जो द्रव होता है, जो विद्युत बल के जो एक फिलामेंट होता है, पहले वाली बॉल आप देखे होंगे इस प्रकार से, तो एक लाल बॉल आती थी, इस प्रकार से एक फिलामेंट बनाया हुआ रहता था। तो उस बल्ब में बाबू, उस बल्ब में जो ये फिलामेंट पूछ रहा कौन सा द्रव का बनाया जाता था, तो उसको बनाया जाता था टंगस्टन। किससे बाबू? तो टंगस्टन से।
और विद्युत हीटर में तार के जो हमारे कुंडली बनाई जाती है वो किसका बनाया जाता है, तो वो नाइक्रोम वायर की बनाई जाती है। नाइक्रोम की तार रहता है, किसकी रहती है, विद्युत हीटर, क्योंकि यह सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने की, सहने की क्षमता रखता है, इसलिए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोने को जो व्यक्त किया जाता है बाबू वो किसमें किया जाता है, 24 कैरेट में। लेकिन जो ज्वेलरी बनता है यानी कि जो जेवर बनता है वो 22 कैरेट का रहता है। जो जेवर बनता है बाबू 22 कैरेट का रहता है, जो लेकिन जो शुद्ध सोना है बाबू 24 कैरेट का रहता है। तो 22 कैरेट का इसलिए इसको यहाँ पर बनाया जाता है क्योंकि 24 कैरेट का जो आप सोना है वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसको आप यदि हाथ से मसल दीजिएगा तो वो मसला जाएगा। इसलिए उसको कठोर बनाने के लिए उसमें कुछ मिश्रण करके यहाँ पर उसको जेवर के रूप में ढाला जाता है। तो उसमें कुछ अशुद्धियां मिला दी जाती, इसलिए वो उसका जो हमारा सोने का जो कैरेट होता है वो हमारा क्या होता है, घट जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सा ऐसा धातु है बाबू जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। यहाँ पर धातु जब पूछेगा बाबू तो पारा मार दीजिएगा, और लेकिन बाबू अधातु पूछे, अधातु तो ब्रोमीन। क्या बाबू, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, और लेकिन जब धातु पूछेगा तो पारा। यहाँ पर देखिए बाबू 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक करता है। आप सभी जानते हैं कि जो अधातु पदार्थ होते हैं वो विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहन नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे अधातु पदार्थ है, एक ऐसे अधातु पदार्थ है जो विद्युत का सुचालक करता है, तो वह है बाबू ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु पदार्थ है केवल केवल जो विद्युत का सुचालन करता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है बाबू, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरी ब्रह्म होता है। क्या होता है, सेरी ब्रह्म होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मानव मस्तिष्क का औसतन भार, यानी कि मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है, तो 1.4 kg होता है। कितनी होती है, 1.4 kg। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जो घेघा रोग पनपता है बाबू, घेघा रोग किससे पनपता है, तो घेघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। घेघा रोग जो हमारा पनपता है वो आयोडीन की कमी से होता है, और आयोडीन की पूर्ति होगी नमक से। यदि आप नमक खाइएगा प्रचुर मात्रा में तो आयोडीन की कमी नहीं होगा और उससे आपको घेघा रोग नहीं होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, यानी कि मशीन को क्या कहते हैं। कौन सा ऐसा मशीन है जो विद्युत को उत्पन्न करता है, वो है बाबू जनित्र, यानी कि जेनरेटर। जेनरेटर। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो शादी ब्याह में लाइट कट जाती है तो इस जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, तो उससे क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, तो सोलर सेल में बाबू इसका प्रयोग, किसका प्रयोग किया जाता है, सोलर सेल में सिलिकॉन का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो आप बताइएगा प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है, तो बाबू जीवधारी है, वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बाकी का ये तीनों का तीनों क्या है बाबू, प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर है। चलिए बाबू, अभी तक हम 30 + 20 क्वेश्चन यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ चुके हैं। चलिए अब और भी क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए और भी क्वेश्चन है हमारे बाबू, सभी के सभी VVI ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान दीजिएगा, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता तो उत्पन्न जो आग की लौ होती है वो कैसा होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है बाबू तो उससे उत्पन्न आग चमकीला उजला होता है। क्या होता है, चमकीला उजला होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा पर ध्यान दीजिएगा, Zn + CuSO4 इधर गया, अभिक्रिया के बाद Zn SO4 और प्लस CO अलग हो गया, किस प्रकार की अभिक्रिया, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, Zn एक पदार्थ है जो CuSO4 एक विलयन है, यानी कि CuSO4 के उसी के विलयन को Cu को हटा के फेंक दिया लेकिन खुद उसका स्थान ले लिया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहेंगे बाबू विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया कहेगा, विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि किसी विलयन के यौगिक से उसको निकाल कर खुद उसका स्थान ले लेगा, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और विस्थापन में क्या होता था, जब अपने आयनों का अदला बदली करेगा, यहाँ पर उसके स्थान पर वो है था वो चला गया
और इसके स्थान पर ये था, ये चला आया, यानी कि अदला बदली कर लेता है। और संयोजन में क्या होता है, दो पदार्थ जुटकर एक नया पदार्थ बनाता है। वियोजन में जस्ट इसका उल्टा, वियोजन में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा, तब वियोजन। बताइएगा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है बाबू, सोडियम यहाँ पर बीच में छूट गया बाबू, यहाँ पर हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन, 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 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र होता है बाबू NaOH NaOH, हाइड्रोजन छूट गया होगा। विरंजक चूर्ण का एसआई मात्रक सॉरी, एसआई मात्रक में विरंजक चूर्ण का यहाँ पर बताइएगा रासायनिक सूत्र। विरंजक चूर्ण कहने का मतलब हो गया ब्लीचिंग पाउडर। क्या हो गया बाबू, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग यहाँ पर किस में किया जाता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर इसका जो सूत्र है बाबू क्या होता है, CaOCl2, ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग देखे होंगे बहुत सारे पानी को सुरक्षित बनाने के लिए, तालाब वगैरह छठ वगैरह आता होगा तो जहाँ गंदगी रहता है वहां इसको छिट दिया जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है। तो निम्नलिखित में सबसे जो हमारे भारी जो धातु होता है बाबू, वो होता है सीजियम। क्या था बाबू, सीजियम। लेकिन नाभिकीय भार पूछेगा तब यूरेनियम मारिएगा। जब नाभिकीय भार पूछेगा तब क्या मारिएगा, यहाँ पर यूरेनियम मारिएगा। नाभिकीय, नाभिकीय भार पूछेगा तब यूरेनियम, ऐसे तो सीजियम ही होता है। सूक्ष्म वर्ग का रासायनिक सूत्र क्या था, सूक्ष्म वर्ग में यानी सूखा वर्ग का रासायनिक सूत्र होता है CO2। सूत्र वाला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 होता है, तो C6H6 ऑप्शन सी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहेंगे। उच्च बसीय सोडियम लवण को यहाँ पर बाबू, सोडियम लवण को कहेंगे साबुन। क्या कहेंगे, साबुन, सोप। नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन के परमाणु भार क्या होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बाबू 8 होता है, तो उसका जो भार होगा वो 16 हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे जल में डुबोकर रखते हैं। तो आप बताइएगा 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से जो जल में डुबोकर रखते हैं। 2025 में आया था सेकंड सीटिंग में ये क्वेश्चन। तो कौन सा जिसको जल में डुबो कर रखते बाबू, वो है श्वेत फास्फोरस। क्या हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस को जल में डुबोकर यहाँ पर रखते हैं। लाल फास्फोरस का प्रयोग माचिस में किया जाता है, यदि पूछ लेगा बाबू तो याद रखिएगा। जो लाल फास्फोरस होता है उसका प्रयोग माचिस में यहाँ पर किया जाता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पौधों में जो हमारा गैसों का आदान प्रदान होता है बाबू, वो होता है रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। दांतों को साफ करने वाला जो दंत मंजन होता है, टूथपेस्ट होता है बाबू, टूथपेस्ट हमारा कैसा होता है, क्षारीय होता है या अम्लीय होता है। जो हमारा टूथपेस्ट होता है बाबू वो हमारा क्षारीय होता है। क्या होता है, हमारा क्षारीय होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, यानी कि डायबिटीज हो जाती है। कॉपर्स ल्यूटिनियम से स्रावित हार्मोन किस कौन सा है। तो कॉपर्स ल्यूटिनियम से स्रावित हार्मोन जो हमारा है बाबू, एक मिनट कहाँ भाग गया। जो कॉपर्स ल्यूटिनियम से स्रावित हार्मोन है बाबू, उसको हम कहेंगे एंड्रोजन। क्या कहेंगे बाबू, एंड्रोजन। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो गंध पहचानने का कार्य करता है। मस्तिष्क का कौन सा जब जो गंध पहचानता है कि कोई चीज कैसा महक रहा हो। भले नाक से सूंघ के आप देखेंगे, लेकिन जो गंध पहचानने का केंद्र है बाबू, अग्र मस्तिष्क का होता है। क्या होता है, अग्र मस्तिष्क का। वर्तिका भाग है बाबू, वर्तिका एक भाग है जो कि है जयांग का, यानी कि स्त्री केसर का। क्या बाबू, स्त्री केसर का, स्त्री केसर का, स्त्री केसर का। चलिए आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है बाबू जीनोटाइप। जीनी संरचना जीनोटाइप, फिनी संरचना तो फिनोटाइप, इस प्रकार से। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो कौन सा ऐसा बाबू जिसको आप कहीं से भी काट दीजिए तो वो एक नया पदार्थ बना लेगा, तो वो है बाबू स्पायरोगायरा।
क्या हो जाएगा? स्पायरोगायरा एक पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां कितनी होती है? मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां कितनी होती है बाबू? तो ऑटोसोम की जोड़ियां होती है बाबू 22। क्या होती है? ऑटोसोम की जोड़ियां कितनी होती है? 22। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नई कार्तीय पार्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम की दूरी ली जाती है। देखिए बाबू, जब भी बीम की दूरी पूछेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बीम की दूरी पूछेगा तो हमेशा ऋणात्मक ही होगा। चाहे लेंस हो, अवतल हो, उत्तल हो, उससे कोई मतलब नहीं, बीम की दूरी केवल ऋणात्मक ही होती है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदर्शक होता है। फोटो कैमरा का जो अभिदर्शक होता है बाबू, वो क्या होता है हमारा? वो होता उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस का बना होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कैमरा का वह कौन सा ऐसा भाग है बाबू जो आँख के रेटिना की तरह काम करते हैं? तो आँख के रेटिना पर होता क्या है? तो प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा कैमरे में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो फिल्म पर बनता है। किसमें बनता है? तो फिल्म पर बनता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बाबू, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित पदार्थ में कौन सा चालक है? चालक पदार्थ कौन सा है? अभ्रक एक अचालक पदार्थ है, कांच भी अचालक पदार्थ है, चीनी मिट्टी भी अचालक पदार्थ है। तो चालक पदार्थ एल्यूमिनियम। क्या जगह? एल्यूमिनियम। यहाँ पर एल्यूमिनियम थोड़ा सा गलत लिखा है। 25 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सोलर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। कितने क्वेश्चन अभी तक पढ़ लिए बाबू? तो एक में हम पढ़े 20, एक में पढ़े 25, और एक में पढ़े बाबू 30। जोड़ लीजिए 5, यहाँ पर 2 2 4 4 3 7, 75 क्वेश्चन हम अभी तक पढ़ चुके बाबू, जिसमें आपको बनाने केवल 40 है। चलिए कुछ क्वेश्चन को और करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहेंगे बाबू, इस प्रकार की अभी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो बाबू, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ऊष्मा की यदि हानि होती तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा की क्या होती बाबू? हानि होती तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। हम पीछे ही बताए थे, जो ऐसा अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होगा तो द्विविय स्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सा कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? उसको बोलता है क्षार बाबू। इसका जो हमारा पीएच वैल्यू होती है वो 7 से क्या होती है? अधिक होती है। 7 से अधिक होती है। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, 7 से कितनी होती है? अधिक होती है। बेकिंग सोडा का ऐसा यानी कि रासायनिक सूत्र बताना है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है बाबू NaOH CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसी को कहा जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु बाबू होता है के, यानी कि पोटेशियम। क्या होता है बाबू? पोटेशियम। चूंकि पोटेशियम ऑप्शन में नहीं तो उसके जस्ट नीचे रहता है Na, यानी तो Na है तो सोडियम। आगे बढ़ेंगे, डायरुलूनियम डायरू डायूरा लुमीन किस पदार्थ का है? तो डायरू लुमीन जो हमारा धातु है बाबू, एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है, यानी उसमें एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में मिलाई जाती है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीजन के गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन गैस में कितने पाए जाते हैं बाबू? 2। याद रखिएगा। कार्बन का यहाँ देखिएगा 8वां नंबर, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन बाबू 13 वर्ग सदस्य है। कितने? 13 वर्ग का सदस्य। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या बाबू 12 है, तो इसकी संयोजक क्या होगी? तो मैग्नीशियम यानी बेटा मांगे तो मांगे यानी कि 2। इसका यदि आप इसका कीजिएगा तो वो बहुत ही लंबा जाएगा बाबू। इसका यदि सभी का करने बैठेंगे तो मैग्नीशियम का जो हमारा संयोजकता होती है वो क्या होती है? वो 2 होती है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भोजन में पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? जो पौधे में जो हमारा भोजन होता है बाबू, वो हमारा होता है स्टार्च के रूप में। क्या होता है?
स्टार्च के रूप में। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है, उसी प्रकार से पौधे में स्टार्च के रूप में जमा होता है। पौधे में जाइलम का क्या काम है बाबू? जाइलम का जल का वाहन, वही फ्लोएम का भोजन का पाचन। यानी भोजन का पाचन नहीं बाबू, भोजन का वाहन यहाँ होना चाहिए, वाहन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? वृक्क से। वृक्क यानी कि किडनी से बाबू। रक्त में शर्करा को नियंत्रित कौन करता है? तो रक्त में शर्करा का जो नियंत्रित करता है वो इंसुलिन होता है, और इंसुलिन की कमी से ही यहाँ पर कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? निम्नलिखित में कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें आयोडीन हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है बाबू? वह है नमक। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो घेगा रोग हो जाता है। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये पहले ही पढ़ा चुके हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुष्प का कौन सा भाग है जो परागकण बनाता है? तो बाबू पुंकेसर। और पुंकेसर में ही परागकण होते हैं बाबू। क्या होते हैं? पुंकेसर ही परागकण बनाता है। पराग कोश में क्या होता है? पराग कोश में होता है परागकण। पराग कोश में क्या होता है? परागकण। ये बाबू टोटल बिहार बोर्ड में अभी तक 12 बार पूछ चुका है। अभी तक ये क्वेश्चन है जो 12 बार पूछ चुका है। निर्वात में प्रकाश की चाल बता दीजिएगा। हम पहले ही बताएं, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हीरे का अपवर्तनांक याद कर लीजिएगा। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। क्या होता है? 2.42। और एक जल का भी अपवर्तनांक याद कर लीजिएगा, 1.33। 1 क्या होती है? 33। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कुछ बादलों का रंग उजला दिखाई देता क्यों? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। नीला भी दिखाएगा प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण, और उजला भी दिखाई देता है प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूक्ष्म सेल का ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। सूक्ष्म सेल यानी ड्राई सेल का जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है बाबू, वह जस्ता का बना होता है, जिसको जिंक भी कहा जाता है। जिसको क्या बाबू? जिंक भी कहा जाता है, यानी कि जेड। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत विभव कौन सी राशि? विद्युत विभव एक अदिश राशि। विद्युत विभव एक अदिश राशि। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक बता दीजिएगा। पहले हम बताए थे प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इसका चिन्ह इस प्रकार से। अब तो आपको पक्का याद हो गया होगा। अब इतने क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवा चुके हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है बाबू? वाट होता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्विच लगाए जाते हैं बाबू। स्विच किस में लगाए जाते हैं? तो स्विच लगाया जाता है हमेशा गर्म तार में। 25 और लास्ट क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित में किस धातु का सोलर सेल बनाया जाता है? ये दोबारा रिपीट हो गया, तो सिलिकॉन। क्या बाबू? सिलिकॉन। इस प्रकार से हम पहले किए 25, फिर किए 25 बाबू, फिर किए 20, फिर किए 30। तो आप ध्यान से देखिए, 5 5 10 के शून्य हाथ में, 1 2 दूनी 4, 4 1 5 हो गया, 2 7 और 7 3 10, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन यदि आ जाते हैं बाबू, 100 में से 40 क्वेश्चन भी आपको बन जा रहे हैं, उतना बहुत है। क्योंकि हमें बनाना सिर्फ इतना ही है। तो यदि आप पी वाई क्यूज पढ़ लेते हैं, जितना भी हम यहाँ पर आज करवाए सारे के सारे पी वाई क्यूज थे, और 60 से 80% जो हमारा क्वेश्चन होता है बाबू, वो पी वाई क्यू ही होती है। वो क्या होती है? पी वाई क्यू होती है, यानी कि पिछले वर्ष का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होता। तो इसको आप ध्यान से ही याद कर लीजिएगा, और शाम की क्लास जरूर एक बार देख लीजिएगा। उसमें हम सब्जेक्टिव को कवर करेंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्टिव को भी कवर करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।